अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सेकंड बैच ऑफ होप टू स्किल। और हमारा ये सेकंड वीक है और सेकंड वीक का हारिस आज दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर ग्रेट, ज़बरदस्त। इन टोटल लेक्चर नंबर 4। जी, दूसरा हमारा लेक्चर है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एआई एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हारिस, मेरे ख्याल हम ओवरव्यू डिस्कस करें। बिल्कुल ज़रूरी है तो सर। ब्रीफ सिर्फ 2-4 मिनट का ओवरव्यू हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने देखा कि एआई क्या होती है। एआई इज़ अ स्टडी ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल ब्रेन, ठीक है। फिर हमने देखा कि एआई की कुछ ब्रांचेस होती हैं जिनको हमने आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का, और हमें बताया कि एजीआई अभी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जितनी एआई हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। उसके अंदर फिर हमने देखा कि एआई की कुछ सब ब्रांचेस हैं, जैसे मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है। मशीन लर्निंग एआई की वो ब्रांच है जिसमें एआई को रूल्स देने की ज़रूरत नहीं होती। एआई प्रीवियस डेटा से खुद ब खुद रूल्स लर्न कर लेती है। और हमने फर्दर स्टडी किया था कि मशीन लर्निंग में काम करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के डेटाज अवेलेबल होते हैं। तो मैंने कुछ कैटेगराइजेशन की थी डाटा की। एक स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है जो रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में होता है, यानी टेबुलर डाटा को हम स्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं। और दूसरी टाइप हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की होती है, जिसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि रिटन लैंग्वेज, हमारे पास इमेजेस जितने हैं और हमारे पास जो स्पीच है वो सारी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाती है। फिर जब हमने मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन करने होते हैं तो हमें लेबल्ड डेटा चाहिए होता है। और मैंने बताया था कि लेबल्ड डाटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। लेबल्ड का मतलब ये है कि आप डाटे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जैसे अगर एक सेंटेंस है तो क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है, एक दूसरा इमेज है तो ये किस किस्म का इमेज है, क्या ये कैट का इमेज है या मंकी का इमेज है या डॉग का इमेज है। तो वो इमेज डाटा बन जाता है, और जो उसकी जो आपने एक्सप्लेनेशन या डिटेल थोड़ी सी दी होती है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उसका लेबल बन जाता है। और इसी लेबल डाटा से हम फिर मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन कर सकते हैं यूजिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास हमेशा लेबल्ड या एनोटेटेड डाटा हम यूज़ करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए। उसके बाद अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए हमारे पास लेबल नहीं होते, सिर्फ डेटा होता है। और उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी क्लस्टरिंग, और एक बड़ी पोटैटो की बास्केट वाली एग्जांपल मैंने दी थी कि कैसे आप डिफरेंट साइज़ के पोटैटोज अलग कर लेते हैं तो आपको पता चलता है यार ये तो कुछ इंट्रिंसिक ग्रुप्स बन गए हैं। हालांकि आपको उन ग्रुप का नाम नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि यार ये डिफरेंट डिफरेंट जो डाटा है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी। सो इसे हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। और फिर एक हमारे पास री लर्निंग है। री हर इंसान री लर्निंग कर रहा है बेसिकली। ट्रायल एंड एरर। बिल्कुल ट्रायल एंड एरर। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बताया जाए किसी को भी कि एक इंसान बचपन से लेकर बड़े होने तक वो हर चीज़ सीखता है। कुछ चीज़ें उसको बता दी जाती हैं कि भाई ये करोगे तो गलत होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जितना उसका नॉलेज होता है वो ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे होता है। ये इंसान की वैसे बहुत बेसिक एक नेचर है कि उसको बता भी दिया जाए ना, उसके बावजूद वो पहले गलती करता है, फिर उस गलती से सीख के तो फिर जो है ना अगली दफ़ा वो चीज़ को इम्प्रूव करता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर आपको हमने अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो एजेंट के बारे में हमने बताया था कि उसमें एक एजेंट होता है जिसको हम जो कि अपने इन्वायरमेंट से, अपनी सराउंडिंग से लर्निंग करता है। और उसका जो एम होता है वो क्या है, वो बेसिकली सिर्फ उसका एक एम है कि मैंने वो बेस्ट पॉसिबल एक्शन परफॉर्म करना है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। ठीक है, तो उस रिवॉर्ड के लालच के अंदर वो तमाम उन एक्शंस को बदलता जाता है अनलेस अनटिल वो उन एक्शंस पे पहुंच जाए जिससे उसको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है। उसकी सबसे जो एक मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी वो एक गेम की दिखाई थी जो कि जिसका सबसे जो मोटिव है वो ये है कि मैं हाईएस्ट स्कोर अचीव कर सकूं। ठीक है, और विदाउट जो है वो अपनी जो लाइफ लाइन जो उसको वेस्ट किए, तो वो विद टाइम अपने आप को ट्रेन करता जाता है और एक्सपर्ट लेवल पे जाके वो इस तरह के मेथड फाइंड कर लेता है कि उसको खुद भी ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, वो एक दफ़ा इस तरह का पैटर्न सेट कर ले और गेम उसकी जो है वो क्विकली एंड हो जाए, उसका रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो जाए। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त।
सो ML के बाद फिर हमने देखा था कि ML में जो काम करते हैं वो हम डीप लर्निंग में भी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि डीप लर्निंग में हम बजाय मशीन लर्निंग या कन्वेंशनल ML एल्गोरिदम्स के हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करते हैं। फिर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी कि न्यूरॉन, अल्लाह ताला ने जो हमारा ब्रेन बनाया है वो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो मिल के हमारे डिसीजन मेकिंग जो है उसे डिफ़ाइन करते हैं। यानी हमने कुछ जब सोचना होता है तो बहुत सारे न्यूरॉन मिल के हमें बताते हैं कि यार अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए। तो हमने अगर ये न्यूरॉन बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस में काम आ सकते हैं तो डेफिनेटली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़फुल हो सकते हैं। इस आइडिया पे कंप्यूटर साइंटिस्ट ने जब काम किया तो फिर उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाए, ठीक है। और मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स सिर्फ कुछ मैथ के फंक्शंस होते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि हम ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें कंप्यूटर में किसी तरह कॉपी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ उस तरीके से इंस्पायर हो के आर्टिफिशियल न्यूरॉन बना लेते हैं और ये न्यूरॉन या ये जो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं ये फिर मिल के कैलकुलेशन करते हैं और हमारे लिए डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करते हैं। और एक ब्रीफ सी मैंने आपको आइडिया दिया था कि जब ये न्यूरॉन्स को आप अरेंज करते हैं ख़ास स्टाइल में और उनके दरमियान कनेक्शंस बनाते हैं तो इसको नॉट सरप्राइजिंगली हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, यानी ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। और न्यूरल नेटवर्क की कुछ ख़ास निशानियां हमने बताई थी कि एक इसमें इनपुट लेयर होती है जो इनपुट एक्सेप्ट करती है, एक इसमें आउटपुट लेयर होती है जो हमें आउटपुट बताती है। मसलन इनपुट में मैंने एक इमेज दिया, आउटपुट बताया कि ये इमेज डॉग का है या कैट का है। इनपुट पे मैंने कोई सेंटेंस दिया तो वो आउटपुट में मुझे बताएगा कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो इनपुट और आउटपुट के दरमियान हमारे पास एक या एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स हो सकती हैं, ठीक है। ये हिडन लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स इनपुट को इस तरह चेंज करती हैं कि आउटपुट पे जाके आउटपुट लेयर वो पैटर्न आसानी से फाइंड करके आपको जवाब दे सके। कल मैंने एक बड़ी डिफरेंट सी एग्जांपल भी दी थी, एक पेज को अच्छी तरह मिक्स किया था, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको खोलता जा रहा था। पेज तो वो सेम थे, इसका मतलब है कि मैं सिर्फ उन पेजेस को ज़रा डिफरेंट तरीके से अलाइन कर रहा था। तो इसी तरह हर हिडन लेयर हमारी मिक्स्ड या कम्प्लेक्स इनपुट को आहिस्ता आहिस्ता लीनियरली बेहतर करती है ताकि हम आउटपुट पे उसका ठीक जवाब दे सकें। तो डीप लर्निंग क्यों कहते हैं हारिस इसे? व्हाई द वर्ड डीप लर्निंग? ये तो न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क क्यों निकाले थे, डीप लर्निंग क्यों कहते हैं? एक तो वजह आपने बड़ी सीधी सी कल भी बताई थी बच्चों को। अगर बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना हो कि जब इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी तो रिसर्चर्स को जब फंडिंग नहीं मिली थी तो उन्होंने नाम एक जो है वो यूज़ किया डीप लर्निंग का, कि हम अब डीप लर्निंग पे रिसर्च कर रहे हैं। तो डीप लर्निंग एक जिसे कहते हैं बहुत कोई कैची सा वर्ड लगता है ना, और कोई जैसे कोई बड़ा ही नेक्स्ट जनरेशन किस्म की कोई रिसर्च हो रही हो डीप लर्निंग। और दूसरा ये कि न्यूरल मशीन लर्निंग के अंदर बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क्स आप यूज़ कर रहे थे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डीप न्यूरल नेटवर्क्स में जाके वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके अंदर जो लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से इसको डीप न्यूरल नेटवर्क्स का जो है वो नाम दिया जाता है। और उसके अंदर ऑब्वियसली जब आप ये देखें कि नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वो ज़्यादा प्रोसेसिंग करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें निकालेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें निकाल के देंगे आपको। इसका मतलब आपकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही होगी। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, जब इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर भी तो चाहिए होगी, ठीक है। तो वो भी आपको रिक्वायर्ड होगी इसके साथ ये चीज़ें। और इसके साथ उसके लिए जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आपको चाहिए वो भी एक उसकी जो एक एस्पेक्ट है वो आपने जहन में रखना है कि आपने मॉडल बनाना सीख लिया, आपने न्यूरॉन्स का आपको तमाम चीज़ें पता चल गई, डीप लर्निंग आपने पढ़ ली, लेकिन अब आप कहते हैं कि जनाब मैं मॉडल बना लूँगा, लेकिन डाटा आपके पास नहीं है, जो कि एक बैकबोन है एक मॉडल की। उसकी एक्यूरेसी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका डाटा कितना अच्छा है। आप दुनिया का बेस्ट मॉडल बना लें, लेकिन डाटा अगर आपका गार्बेज होगा तो गार्बेज इन गार्बेज आउट होगा।
तो डाटा ऐसा एस्पेक्ट है जिसको आपने भूलना नहीं है। फिर हमने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि अभी तक ये जो हमने सारी डिस्कशन की थी ये डिस्क्रिमिनेटिव एआई, डिस्क्रिमिनेटिव है बिल्कुल। और एआई की एक दूसरी फॉर्म जो है वो जनरेटिव एआई है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिव एआई आपसे इनपुट लेके उसे डिस्क्रिमिनेट करती है कि गिवन इमेज कैट है या नॉन कैट है, गिवन सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, गिवन स्पीच जो है वो फीमेल की वॉइस है या मेल की वॉइस है, या वो उर्दू लैंग्वेज है या फ्रेंच लैंग्वेज है। सो ये सारी जो है ये डिस्क्रिमिनेटिव एआई है, ये हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। दूसरे एंड पे हमारे पास जो दूसरी टाइप की एआई है उसे हम जनरेटिव एआई कहते हैं। जनरेटिव एआई पे हारिस थोड़ा सा अगर आइडिया दे तो दैट वुड बी ग्रेट। अच्छा, जनरेटिव एआई के अंदर अभी जिस तरह हमने डिस्क्रिमिनेटिव एआई की बात की है, तो उसके कल हमारी जब डिस्कशन हो रही थी तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि क्या जनरेटिव एआई के अंदर डिस्क्रिमिनेटिव एआई वाली कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो हमारी डिस्कशन इस चीज़ पे हुई थी कि जनरेटिव एआई के अंदर ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेटिव एआई वाली फंक्शनैलिटीज़ होंगी, तभी वो आपको एक नई चीज़ को बना कर देगा जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन और इसकी मैंने आपको एग्जांपल एक बच्चे की दी थी कि अगर आप एक बच्चे को कहें कि मुझे एक एप्पल और 2 बनानास की पिक्चर ड्रॉ करके दो, तो वो पिक्चर उसी वक्त बनाएगा जब उसको ये डिस्टिंक्शन बड़ी क्लियर है उसके माइंड के अंदर कि एप्पल किस तरह का होता है और बनाना किस तरह का होता है, और वो उसको फिर आपको ड्रॉ करके देगा। तो पहले डिस्क्रिमिनेशन आएगी कि वो उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, देन वो आपको जनरेट करके दे रहा है। तो जनरेटिव एआई आपके पास उन तमाम चीज़ों को जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, न्यू चीज़ों को जनरेट करने के लिए जो आप मॉडल्स यूज़ करते हैं, जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं जनरेटिव एआई, ठीक है। और इसके अंदर भी लास्ट लेक्चर के अंदर हमारी एक और डिस्कशन जो हुई थी वो ये थी कि हम लोगों ने आपको सेग्रीगेशन करके दी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिफरेंट डोमेन्स हैं। एक डोमेन हमने आपको बताई NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि वो टेक्सचुअल डाटा जो आपका जितना भी होता है उसको अंडरस्टैंड करती है, उसके ऊपर जितनी मॉडल्स आपके काम करते हैं, LLMs काम करते हैं। अब LLMs एक वर्ड आया, हम इस तरह के वर्ड बोलते जाएंगे, LLM, कॉग्निटिव एआई, जो भी वर्ड एक नया आए तो आपके पास ना एक नोटबुक खुली होनी चाहिए या कोई भी ऐसी चीज़, वहाँ पे आप वो नोट कर लें और उस वर्ड को उसके बाद आपका काम है कि सर्च करें। हम वैसे बता देते हैं लेकिन अगर ना भी बताएं तो वो समझ लेंगे इनडायरेक्टली आपका काम हो गया। अच्छा, डिस्टिंक्शन हमने की थी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जो आपके टेक्सचुअल डाटा पे काम करती है। उसके बाद हमने एक कैटेगरी आपको ये बताई, एक सब डोमेन या एक फील्ड बताई कंप्यूटर विजन की, ठीक है। कंप्यूटर विजन के अंदर हम आपकी जो इमेजेस हैं और वीडियोस बेसिकली मूविंग पिक्चर्स ही होती हैं, तो हम उसको जो है वो एड्रेस कर रहे होते हैं, उसको उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे होते हैं। उसके साथ हमने स्पीच रिकग्निशन की आपको एक डोमेन बताया जिसके अंदर आप जितनी आपकी ऑडियो है वेव लेंथ फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में, उसको हम जो है वो एड्रेस करते हैं, कैटर करते हैं। तो ये 3 डिस्टिंग्विश बताने का मकसद जो है वो क्या था, वो ये था कि उन पे तो हम काम करें। अब इसी तरीके से जनरेटिव एआई इन 3 सब फील्ड्स के अंदर भी डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है, डिफरेंट तरीके से काम करती है, डिफरेंट मॉडल्स आपको इसके ऊपर मिलेंगे और जो कि आपकी ज़िंदगी बहुत तरीके से आसान भी कर सकते हैं। और जो लोग हमारा कोर्स इस नीयत से देख रहे हैं ना कि हम कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फ़ायदेमंद लेक्चर है आज वाला, क्योंकि इसकी बड़ी कोर चीज़ हम आज सिखाने लगे हैं जो आपको जनरेटिव एआई के अंदर सपोर्ट करेगी। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। तो हमारे पास अब जनरेटिव एआई पे आज हम ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। जनरेटिव एआई के लिए हमें जनरेटिव मॉडल चाहिए होते हैं, ठीक है। अब जनरेटिव मॉडल की ख़ास बात ये होती है कि आप उसे एक स्टार्ट में कुछ इनपुट देते हैं जिसे हम कहते हैं सीड इनपुट, ठीक है। ये बड़ा बेसिक सा वर्ड मैं बोल रहा हूँ, सीड इनपुट। बाद में जाके हमें पता चलेगा कि ये सीड इनपुट किसी बहुत सारी टाइप की हो सकती है, लेकिन जनरल आइडिया ये है कि आप जनरेटिव मॉडल को कुछ सीड देते हैं, एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो जनरेटिव मॉडल आपको डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स यूज़ करके कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर वो NLP का मॉडल है तो वो आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, अगर वो कंप्यूटर विजन का मॉडल है तो वो आपको
इमेजेस प्रोवाइड करेगा। अगर वो स्पीच प्रोसेसिंग का कोई मॉडल है जो आपने म्यूज़िक पे ट्रेन किया है, तो हो सकता है वो आपके लिए डिफरेंट सिम्फनीज़ जो है वो प्रिपेयर कर दे। और ये सारी बातें जो मैं आपके साथ कह रहा हूँ, ये हवाई बातें नहीं हैं, इसके मॉडल्स आपको फ्रीली अवेलेबल हैं। हगिंग फेस जब हम बात करेंगे तो हगिंग फेस पे ये सारे मॉडल्स जो हैं ये पड़े हुए हैं, आप इन्हें उतार के डाउनलोड करके चला के खुद भी देख सकेंगे। जनरेटिव मॉडल में जो इस वक्त दो सबसे मशहूर मॉडल्स हैं, जो जिसे हम कह सकते हैं कि वो करंट एआई या जनरेटिव एआई का कॉर्नर स्टोन है, वो दो टाइप के मॉडल्स हैं। एक मॉडल्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एलएलएम, और जो दूसरे मॉडल्स हैं उन्हें हम कहते हैं डिफ्यूजन मॉडल्स या लेटेंट डिफ्यूजन मॉडल्स। ठीक है, बारी बारी हम दोनों पे बात करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे। देखिए, पहला जब आप एलएलएम कहते हैं तो एक चीज़ तो हमें फ़ौरन ही क्लियर हो जाती है कि इन मॉडल का लैंग्वेज से कोई तल्लक है। इसका मतलब है कि ये एनएलपी की डोमेन में आएंगे। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर स्टडीड अंडर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अच्छा, अब ये जो करंट जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, ये एक ख़ास टाइप के न्यूरल नेटवर्क से मिल के बनते हैं, और इस न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को हम कहते हैं जीपीटी या जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो जितने भी एलएलएम आप देखेंगे वो सारे एलएलएम का जो फंडामेंटल या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक या आर्किटेक्चर जो है वो जीपीटी टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स हैं। सो जीपीटी इज़ एसेंशली अ न्यूरल नेटवर्क। और जब हम डिटेल में, मेरा ख्याल है कि 8-10 वीक के बाद जब हम डीप लर्निंग की डिटेल में जाएंगे तो हम ट्रांसफॉर्मर्स पे बड़ी तफसील में बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स का क्या आर्किटेक्चर होता है, ये कैसे सीखते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन अभी के लिए जो टेक अवे है वो ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ख़ास तरह के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जिन्हें हम जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स या जीपीटी कहते हैं। अच्छा, इनकी ख़ास बात ये है कि ये इतने बड़े मॉडल्स होते हैं कि इनको हम कहते हैं कि इसमें बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं। आप पैरामीटर्स को रफली न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब जैसे GPT-3 जो था वो उसमें 176 बिलियन पैरामीटर्स थे, 176 बिलियन पैरामीटर। तो ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल था। और अब ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल था ये आज से कुछ 1.5 साल पुराना मॉडल था। तो अब हमारे पास GPT 3.5 है, हमारे पास जेमिनी है, हमारे पास क्लॉड है, हमारे पास GPT 4 है, हमारे पास ढेरों और सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास ओपन सोर्स मॉडल्स में सबसे जो दो मशहूर हैं वो है लामा 2 और मिस्ट्राल। तो ये ओपन सोर्स मॉडल हैं। ये सारे GPT यानी कि जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर LLMs हैं, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, और हर एक के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। इसका मतलब है कि जब आप इसे कोई कमांड देते हैं तो वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपके उन तमाम अल्फाज को प्रोसेस करके फिर आपको जनरेटिव आउटपुट देते हैं जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में होती है। यहाँ तक 2 टेक अवेज हैं। LLM न्यूरल नेटवर्क, LLM के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी बात करते हैं कि ये LLM एक्चुअली काम कैसे करते होंगे, जनरल आइडिया क्या है। इसके लिए हमें NLP का एक बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं टोकनाइजेशन। हर इस टोकनाइजेशन पे अगर आप आइडिया दे सके तो दैट वुड बी ग्रेट। बिल्कुल, देखें, जब आपको सर ने एक बात की ना कि जनरेटिव मॉडल्स को आपने कुछ भी जनरेट करवाना है तो आपको एक इनिशियल सीड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक इनिशियल सीड देना पड़ेगा, एक इनिशियल इनपुट देनी पड़ेगी जिससे उसको ये पता चलेगा कि मैंने क्या काम करना है, और वो उस इनपुट को प्रोसेस करते हुए आपकी आउटपुट जनरेट करेगा। तो वो जो इनपुट आप उसको दे रहे होंगे उसको आपने किसी टेक्स्ट की फॉर्म में देना। ठीक है, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। उसका क्या नाम होता है? प्रॉम्प्ट। अब वो प्रॉम्प्ट आपके कुछ वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है,
इंफॉर्मेशन जब आप जीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए आईक्यू लेवल पे थोड़ा सा रोशनी डाल दें कि जो जीपीटी जब आया था, जीपीटी हम 3.5 की बात कर लेते हैं, जीपीटी के इनिशियल वर्जन की बात कर लेते हैं, तो उसका आईक्यू लेवल था 155, विच इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन जब उस वक्त था। जब जीपीटी 4 आया तो उसका आईक्यू लेवल जो था वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। अब ये बात करने का मकसद ये है, जब आप डॉक्टर साहब पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, कि सिर्फ 6 महीने के अंदर जीपीटी का आईक्यू लेवल 10 गुना बढ़ा है। ये बहुत बड़ा है क्योंकि आप ह्यूमन इसके करीब करीब भी नहीं आते। सो इमेजिन कि ये आईक्यू लेवल अगले 10 सालों में कहाँ पे होगा। और इसका जो आईक्यू लेवल है वो कनेक्टेड है नंबर ऑफ पैरामीटर, जिस तरह से बता रहे थे बिलियंस ऑफ पैरामीटर की बात कर रहे थे, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके आईक्यू लेवल के साथ। और वो कनेक्टेड है इंटर्न कंप्यूट के साथ। अब जैसे जैसे इन फ्यूचर कंप्यूट बढ़ेगा, पैरामीटर्स बढ़ेंगे, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, तो होगा क्या? होगा ये कि आप जीपीटी से आउटपुट लेके रोबोटिक्स में, आईओटीज में, डिफरेंट तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्रिएट करोगे। व्हाई आई एम टेलिंग एवरीवन, आई एम शोइंग यू द मनी मेकिंग मशीन हियर। व्हाट इज द मनी मेकिंग मशीन इज दिस, के आप आज अगर इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लो, व्हाट यू गाइज रियली कैन डू इज टू जनरेट न्यू आइडियाज। मैंने लास्ट बैच में भी यहाँ पे रोका था और ये बताया था कि आज भी मैं सेशन दे के आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपने डेवलप करनी है, अगर आपने अपने किचन को सपोर्ट करना है इनिशियली विदाउट वेटिंग फॉर ईयर्स, क्योंकि आप 4 साल भी ये सीखते रहो तो आप 4 साल बाद भी स्टूडेंट होंगे। डॉक्टर साहब भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, हारिस भी स्टूडेंट है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे कि ऐसा क्या हम जिस पे फोकस करें कि अगले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद हम इस पोजीशन पे हों कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर पा रहे हैं। मैं प्रोडक्टिव बोल रहा हूँ, मैं पैसे नहीं बोल रहा। जब आप जीपीटी की इस सलाहियत को समझेंगे, यू नीड टू कम अप विद द आइडियाज कि हम इसकी इस पावर को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये पैरामीटर, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक न्यूरॉन है। इसका मतलब है कि जब मैं कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर जीपीटी में 176 बिलियन पैरामीटर्स है, तो उसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। और जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतना ज़्यादा उस मॉडल की लर्निंग कैपेसिटी है। लेकिन इसको फर्दर स्टडी करने से पहले हमें जो बेसिक आइडिया होना चाहिए वो है टोकनाइजेशन का। टोकनाइजेशन का बेसिक जनरल आइडिया ये है कि आप जो आपके पास रिटन टेक्स्ट है ना, आप उसे छोटे चंक्स में तोड़ते हैं, उसके टोकन्स बनाते हैं। ऑन एवरेज आपका जो एक सेंटेंस है वो तकरीबन 3 से 4 टोकन से मिलके बनता है। तो इसका मतलब है कि हम जो भी लफ्ज़ हैं उनको टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद वो टोकन्स जो हैं वो फिर हमारा जो जीपीटी या हमारे जो जनरेटिव मॉडल हैं वो फर्दर उनको प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे पास किसी भी जीपीटी में एक लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन्स अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो सिर्फ 50,000 टोकन्स को समझता है, ठीक है, 50,000 को। हालांकि ये बहुत छोटा नंबर है, लेकिन जनरल आइडिया देने के लिए ये सफिशेंट है कि एक जीपीटी सिर्फ 50,000 टोकन्स को अंडरस्टैंड करता है। तो फिर हम इसे कहते हैं कि यार ये उस जीपीटी की वोकैबुलरी है, ठीक है। ये एक दूसरा लफ्ज़ है। पहला लफ्ज़ था टोकन, दूसरा लफ्ज़ था वोकैबुलरी, ठीक है। तो हर जनरेटिव मॉडल की एक वोकैबुलरी होती है, वो उस वोकैबुलरी के अंदर ही चीज़ें जनरेट कर सकता है। उस वोकैबुलरी से बाहर अगर कोई लफ्ज़ है तो वो जीपीटी ना उसे समझ पाएगा ना उसे जनरेट कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जीपीटी या एलएलएम्स है, अब मैं इनको ना एलएलएम कहूँगा, जीपीटी नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि तमाम एलएलएम्स एसेंशियली जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है। तो मूविंग फॉरवर्ड जब मैं एलएलएम कह रहा हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलना चाहिए कि ये एक जनरेटिव मॉडल है जो टेक्स्ट जनरेट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एलएलएम है ये टेक्स्ट कैसे जनरेट करता है।
बड़ी आसान सी एग्जांपल है। मैं आपसे कहता हूँ द स्काई इज, हारिस हो सकता है कहेगा ब्लू, द स्काई इज ब्लू। हो सकता है कि सुहेब कहेगा द स्काई इज क्लाउडी। हो सकता है कोई अहमद या कोई तीसरा बच्चा कहेगा द स्काई इज रेनी। लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा द स्काई इज मेड ऑफ वुड, राइट। तो इसका मतलब है कि हम जब कोई सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, हम पिछले सारे लफ्ज़ पढ़ते हैं, उन लफ्ज़ों की बेस पे फिर हम अगला लफ्ज़ प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे लफ्ज़ हमारे ज़हन में भी वोकैबुलरी है ना। मैंने पूरा सेंटेंस सुना द स्काई इज़, तो मैंने अपने ज़हन की वोकैबुलरी में सर्च किया यार अगला सबसे अच्छा लफ्ज़ कौन सा हो सकता है। मुझे 3 या 4 लफ्ज़ समझ में आए। क्लाउडी हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेनी हो सकता है। बंदा रात के टाइम आसमान देख रहा है तो वो ब्लैक भी कह सकता है, लेकिन वेरी रेयर है। तो लेकिन इन 4-5 के अलावा जो मेरी सारी वोकैबुलरी है वो लफ्ज़ इधर यूज़फुल नहीं है। देखिए मैं आपको एक फिक्रा देता हूँ। मैं कहता हूँ द ऑरेंज इज ए ब्राइट, आप आगे लगाएं कि व्हाट इज पॉसिबल यू कैन ऐड। द ऑरेंज इज ए ब्राइट, क्या फिट करेंगे? फ्रूट लगाएंगे या कलर लगाएंगे? कलर भी लगा सकते हैं, फ्रूट द भी लगा ऑरेंज, सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब मैं ट्रिक कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब। अच्छा, मैंने ब्राइट ऐड किया है। द ऑरेंज ऑरेंज इज ए इज ए ब्राइट। ब्राइट, ब्राइट जानबूझ के ऐड किया ताकि प्रोबेबिलिटी फ्रूट की चेंज हो जाए, कलर पे आ जाए, कलर पे क्योंकि आ जाए, पिछला वर्ड अगला वर्ड को इफेक्ट कर रहा है। इफेक्ट कर। अब मैं दूसरा फिक्रा बोलता हूँ। द ऑरेंज इज ए टेस्टी, now you cannot एग्जैक्टली, use color, now you will use fruit. So see that the orange is a bright. अब अगला फिक्रा, अगला जो वर्ड आने वाला है वो पिछले वर्ड पे डिपेंडेंट हो गया, रिलेशन होगा। एआई इस तरह से देखता है। व्हेन आई से द ऑरेंज इज ए टेस्टी, तो आप उसको आगे कलर नहीं बोलोगे, आप ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन कहेगा टेस्टी तो फ्रूट होता है। सो इस तरह के रिलेशन से, दैट्स हाउ एआई को जब आप करते हो तो वो एआई इस तरह से, डॉक्टर साहब जो कहने की कोशिश कर रहा है, जस्ट ट्राई टू पुट इट इन एन एग्जांपल। बिल्कुल सही है। तो इस तरह ना वो इसे हम कहते हैं चांस कैलकुलेट करना। तो मैं 4 लफ्ज़ या 5 लफ्ज़ जो हैं उनका चांस बहुत ज़्यादा होगा, बाकी लफ्ज़ों का चांस उतना कम होगा। इनफैक्ट जीपीटी जब भी कोई वर्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है तो वो पिछले सारे लफ्ज़ जो है पढ़ता है और उसके बाद देखता है मेरी वोकैबुलरी में इन लफ्ज़ों के बाद कौन से लफ्ज़ का चांस या प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जैसे इरफान ने आपको एग्जांपल दी कि ऑरेंज इज़ अ टेस्टी। अब जीपीटी अपनी सारी वोकैबुलरी देखेगा, कहेगा यार इसके बाद फ्रूट ही, जितने भी मैंने चीज़ें पढ़ी हैं ना उनमें टेस्टी फ्रूट ही होते हैं, तो फ्रूट की चांस या प्रोबेबिलिटी 90% है, बाकी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी 1%, 2%, 3% है। तो वो जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ है वो आगे ऐड कर देगा और इसी तरह वो फिर सेंटेंस को कंप्लीट करता जाता है। अब जब ये ऐड हो गया तो फिर अगला लफ्ज़ प्रेडिक्ट होगा, फिर अगला लफ्ज़ प्रेडिक्ट होगा, एंड दैट इज़ हाउ वो अपनी डिक्शनरी को यूज़ करते हुए सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लफ्ज़ पे लफ्ज़ जनरेट करता जाता है। और लफ्ज़ टोकन होते हैं, ठीक है। टोकन पे हारिस अगर थोड़ा सा आप और एलेबोरेट कर लो तो दैट वुड बी ग्रेट। इसको समझने का सबसे बेसिक तरीका ये है कि देखें, एक इंसान जब किसी चीज़ को रीड करता है, किसी टेक्स्ट को रीड करता है, वो क्या करता है? वो वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को पढ़ता जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक जुमला कहता हूँ, ही गोज़ टू स्कूल। अब आप वर्ड बाय वर्ड इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि गोज़ ही टू स्कूल, तो अब वर्ड्स का सीक्वेंस बदल गया। आपका माइंड वहीं पे, आपके माइंड ने एक अलर्ट कर दिया कि ये जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड था ये ठीक नहीं था, और इससे जो आपके माइंड में एक मीनिंग, एक आउटपुट जो जनरेट होनी थी वो वेग हो गई है। अब आप इसी चीज़ को प्रोसेस में लगे हुए हैं कि ये जो इनपुट आई थी ये क्या थी। लेकिन अगर एक सीक्वेंस में आपको इनपुट दे दी जाती है तो आप क्विकली उसकी आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम केस है एलएलएम के साथ। एलएलएम को भी जो भी आप इनपुट देंगे वो वर्ड बाय वर्ड उस पूरी टेक्स्ट को स्प्लिट कर देगा। हर वर्ड को आप कहते हैं ये एक टोकन है। हर टोकन को वो पूरे सेंटेंस को, पूरी इनपुट को टोकन बाय टोकन प्रोसेस करना स्टार्ट करता है, और जितना अच्छा सीक्वेंस आपके उन टोकन्स का होगा उतनी क्विक और उतनी अच्छी जो आउटपुट होगी वो आपको एलएलएम जो है वो जनरेट करके देगा। क्यों? आपकी जो इनपुट थी वो उस पर मैटर कर रही होती है कि जो उसने आउटपुट जो आगे वो जनरेट करनी है।
तो आपके सामने जो एग्जांपल है, आप लोगों की आसानी के लिए ये पिक्चर ऐड की गई है कि एक सेंटेंस को एक एलएलएम किस तरीके से लेता है, हम किस तरह से परसीव कर रहे हैं, और एक एलएलएम उसको टोकन्स की फॉर्म में चंक वो वर्ड बाय वर्ड जो है वो कंसिडर कर रहा होता है। और तो हर वर्ड को जो है हम टोकन कहते हैं। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के केस में टोकन्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि टोकन्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैटर इस वजह से करते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस ये हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक हद से ज़्यादा टोकन्स प्रोसेस नहीं कर सकता इनपुट के वक्त। जैसे एक इंसान को अगर आप 4 लाइंस का पैराग्राफ उसके सामने एकदम से फटाफट रीड कर दे तो उसकी अटेंशन पहले आपकी 2 सेंटेंस तक तो बिल्कुल प्रॉपर रह सकती है, वो आप अंडरस्टैंड कर सकता है कि मुझसे क्या बात की जा रही थी। लेकिन आप अगर एक ही गो में उसके सामने 4 रहने स्पीड से बोल देंगे तो उसकी अटेंशन उतनी ज़्यादा नहीं रह सकती। तो ये इंसान के अंदर भी यही एक लिमिटेशन है। इसी तरीके से लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो इंसान ने बनाए उसके अंदर भी इस तरह की लिमिटेशंस हैं। तो वो लिमिटेशन ये कहती है कि हर एलएलएम की एक स्पेसिफिक एबिलिटी है। हारिस, एक चीज क्लियर करूंगा, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रिटेंशन एंड प्रोसेसिंग। बिल्कुल, जब एलएलएम टेक्स्ट टोकन्स को कर रहा होता है, वो प्रोसेस कर रहा होता है। जो आपने एग्जांपल दी वो मोस्टली जा रही है रिटेंशन की तरफ। सो व्हाट हैपन इज, मैं थोड़ी सी आपके एग्जांपल को ट्वीक करूंगा। इट्स लाइक दिस के कोई शख्स आपको एक ही सांस के अंदर 5, 7, 8, 10 सवाल पूछ लेता है जिसको आपको ब्रेन को प्रोसेस करना पड़ता है। या आप एक डेडलाइन में फंसे हुए हो, अम्मा जी ने आके दही का कह दिया, घर वालों ने एक और काम कह दिया, इधर से मैसेज आ गया, उधर से कॉल आ गई, किसी ने सवाल पूछ लिया, और फिर कोई एक बंदा एंड में आके फौरन कहता है कि बाहर मौसम कैसा है आज। सो कि यार ठहर जाओ यार, कम ऑन, लेट मी प्रोसेस। कंप्यूटर जो है वो नहीं प्रोसेस कर पाएगा, इंफॉर्मेशन इनएक्टिव हो जाएगी। सो द टोकन को प्रोसेस किया जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, डिपेंड ऑन कंप्यूट। रिटेंशन इज समथिंग डिफरेंट। सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट 2 सेंट। थैंक यू सर। थैंक यू। बिल्कुल। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल में एक वक्त में लार्ज लैंग्वेज मॉडल कितनी इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है, इसकी एक हार्ड लिमिट होती है, और इस कॉन्सेप्ट का एक नाम है, इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो ऑफ दैट लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, जैसे अब आपने अगर GPT 3.5 के बारे में सुना है तो इसकी कंटेक्स्ट विंडो सिर्फ 4000 टोकन है। 4000 टोकन से ज़्यादा इनपुट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जैसे ह्यूमन माइंड की इरफान ने बताया कि एक कैपेसिटी है कि एक हद से ज़्यादा इनपुट आप देंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, उसको प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर सकेगा। इसी तरह जितने ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं इनकी भी इनपुट एक्सेप्ट करने की एक डिफाइंड लिमिट होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और जो कुछ वेल नोन लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं उनकी कॉन्टेक्स्ट विंडो जो जैसे मैंने GPT 3.5 का बताया उसकी 4K है, और GPT 4 की मेरा ख्याल है 32K है, और अब तो और ज़्यादा भी हो गई है। हाँ, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। सो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनपुट एक ख़ास नंबर ऑफ टोकन्स तक एक्सेप्ट कर सकता है, और टोकन इज़ जस्ट अ फैंसी नेम ऑफ अ वर्ड। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके ऊपर उसने डिसाइड करना है। तो इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए। और मैं फिर एक बात ऐड करता जाऊं फॉर ऑल दोज यंग पीपल कि ये जो आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर डिसाइड होगा। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एडवाइस दी थी, ट्रिक बताया था, आप फिर सुन लें, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि साथ में फ्रीलांसिंग के टच भी हम ऐड करेंगे कि क्लाइंट आएंगे या आप आइडियाज सोच रहे होंगे। आज मैं एक मीटिंग में था, डॉक्टर साहब, जो मैं उस मीटिंग में था उस प्रोजेक्ट की जो साइज था वो बहुत बड़ा था, यू नो दैट, जो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, ओके, अब माशाल्लाह। जब मैं फाइनल मीटिंग में गया ना तो उस क्लाइंट ने मुझसे एक सवाल पूछा, क्लाइंट नहीं कह सकते, नाउ ही इज अ पार्टनर, प्लीज एवरीबॉडी लिसन टू मी वेरी केयरफुली। उसने मुझसे एक सवाल पूछा और ये 98% लोग एज ए टेक्निकल आपसे पूछेंगे, ये आपको बताना पड़ेगा। उसने कहा यार ये जो हम कर रहे हैं जब हम कर लेंगे तो इसकी सर्वर कॉस्ट क्या आएगी, इसकी मेंटेनेंस में मुझे पैसे कितने देने पड़ेंगे। कॉस्ट में, मेंटेनेंस में ये भी आता है कि जो आप सर्वर कंज्यूम कर रहे हो, जीपीटी को पे कर रहे हो या अमेजोन को पे कर रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को पे कर रहे हो, उसकी कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए।
जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड, मैं कहता नहीं यार ये मुझे नहीं पता, तो एक्चुअली मैं अपनी रेपुटेशन खो बैठता। ये जो बड़ी डील जिंदगी में होती है ना, इसके अंदर अगर आप 3 मिनट में बैक टू बैक 2 नो में आंसर दे दो, तो वो डील कमजोर हो जाती है, याद रखें। और सम टाइम डील ब्रेकर्स होते हैं ये छोटी बात बज़ाहिर आपको लगती है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सोल्यूशन क्लाइंट मांग रहा है या जो सोल्यूशन आप देने जा रहे हो, उसकी टोकन कॉस्ट कितनी होगी। और ये तब पता होगा जब आपको टोकन का कॉन्सेप्ट पता है, ये तब पता होगा जब आपको उसकी इनपुट एंड आउटपुट पता है, ये आपको तब पता चलेगा जब उसका कॉन्सेप्ट आप समझोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वरना ये डील ब्रेकर हो सकता है आपके लिए। और अगर आप इसको समझेंगे, एफिशिएंटली यूज करेंगे, इट विल बी सेविंग मनी फॉर यू, saving money for client and eventually bringing more projects on board. तो जनरल टोकन्स का आइडिया तो मेरे ख्याल बच्चों को हो गया है। टोकन्स के ऊपर देखें, एक चीज जो आपके सामने इस टाइम एक गैप आपको नजर आया ना, वो ये कि टोकन्स, आपके पास लिमिटेशन है टोकन्स की, नंबर ऑफ टोकन्स की, लेकिन आपके पास एक चैलेंज ये है कि उन लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन्स को आपने यूज करना है और आपने बेस्ट पॉसिबल आउटपुट अपने LLM से जनरेट करवानी है। तो ये एक चैलेंज जहाँ पे जब आपके सामने ये आ गया, तो ये एक फील्ड को इस जो है ना, इसने एक नई फील्ड क्रिएट की आपके लिए AI की दुनिया में, जिसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। और हमारा जो जिसे कहते हैं ना कि अब नेक्स्ट टारगेट और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, वो हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे डेडिकेटेड होगा। और ऐड करूंगा, आई एम सॉरी हारिस, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, हम लोग इस वक्त, मैं भैरा में रुका हुआ हूँ, टीम खाने का ऑर्डर कर रही है और मैं कह रहा हूँ कि मैं बच्चे पढ़ा लूँ पहले, स्टूडेंट। सवाल कि आप लोगों को, सवाल ये है कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि टोकन कॉस्ट कितनी आनी है, विच इज अ गुड क्वेश्चन। सो आपने ये देखना है कि क्या यूज कर रहे हैं आप, जीपीटी भी यूज कर रहे हैं, आप बार्ड यूज कर रहे हैं, हर जो प्रोवाइडर है उसकी अपनी कॉस्टिंग मॉडल होता है जो उन्होंने दिया हुआ होता है, आपने वो लेना है। फिर आपने एस्टिमेशन लगानी है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी है। प्लीज उसका कोई फिक्स नहीं होगा। हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने हमें कहा कि यार मैंने ना लॉ जीपीटी बनवाना है और मुझे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उसके बाद ना डॉक्यूमेंट को हमने एनालिसिस करना है और कुछ खास काम करना है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अब हमें ये पता था कि डॉक्यूमेंट का साइज पॉसिबली इतना हो सकता है, कैरेक्टर्स इतने हो सकते हैं, जीपीटी इतना काम करेगा, हम अपने मॉडल से कितना काम कराएंगे, तो उससे ऊपर कैलकुलेशन हो जाती है। एंड फाइनली डॉक्टर साहब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, कि ये एक्यूरेट नहीं होगी आपकी एस्टिमेशन, ये हमेशा एस्टिमेशन ही रहेगी। क्लाइंट को कभी मत कहिएगा कि $200 हैं तो $200 आएंगे, यू नेवर नो कि वो 400 पे चला जाए। ये डिस्क्लेमर जरूर दे दीजिएगा, वरना बहुत एम्बैरेसमेंट होगी। ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और क्योंकि जेब से भी देना, म्यूजिक बढ़ जाता है। जेब से तो बिल्कुल नहीं। वो 3 लाख रुपए जेब से इस वजह से पे कर चुका हूं कि क्लाइंट को बताया नहीं, इधर से बिल आ गया। अब क्लाइंट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, उसको 200-400 का बिल भेजोगे, आप अपनी रेपुटेशन खो बैठोगे। रेपुटेशन बचानी है तो पैसे जेब से देने पड़ेंगे। हमने इस तरह से सीखा सम टाइम, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है ना, 10 साल पहले डॉक्टर साहब को पता थी, ना इरफान मलिक को पता थी। विच इज वाई वी आर शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस विद यू, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने एस्टिमेशन के साथ डिस्क्लेमर जरूर चलाने हैं। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आज हम बेसिक सा आइडिया देंगे और उसके बाद हम प्रॉम्प्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ साथ फिर हम डिफ्यूजन मॉडल्स पे भी बात करेंगे। एग्जांपल ना बिल्ड कर दूं सारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, डॉक्टर साहब दैट वुड बी ग्रेट, ये तो बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। अभी तक हमने ये कवर कर लिया, टोकनाइजेशन ऑक्शन में पढ़ाई। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ना मैं ये कहता हूँ, इससे मुझे बड़ा फायदा हुआ, इसलिए मैं ये एग्जांपल कोट करता हूँ कि आप पॉसिबली, आप तो खैर बहुत से लोगों को पता चल गया है, लेकिन स्टिल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज एक्चुअली इंजीनियरिंग है वो। इट इज नॉट समथिंग दैट वी आर इमेजिनिंग के बड़ा आसान होता है, क्या सवाल ही पूछने हैं ना। क्योंकि हम ये बड़ी दफा कह चुके हैं कि डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि आज के दौर में जिसको जवाब पता है वो समझदार नहीं है, जिसको सवाल पूछना आता है वो ज्यादा समझदार है एज कम्पेयर टू समवन जिसके पास जवाब है। क्योंकि अगर आपको सवाल पूछना आता है तो वो टेक्नोलॉजी जिसका IQ 10 गुना ज्यादा है इंसान से, वो आपके कदमों में है। एंड इफ यू आर अनेबल टू पुट योर क्वेश्चन टुगेदर, तो वो टेक्नोलॉजी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपको कोई वैल्यू नहीं देगी। सो कंसीडर लाइक दिस कि एक आप कंसीडर करें जीपीटी को एक बुजुर्ग, जिसके पास बहुत विजडम है, जो थोड़ा कम सुनता है,
और आप उसके लिए आपके दिल में बहुत इज्जत है, 3 फैक्टर्स है ना। तो ऐसी जी सिचुएशन में आप पता है बुजुर्ग से इनपुट लेने जा रहे हो या कुछ बताने जाते हो, तो उससे पूरा पहले कॉन्टेक्स्ट बताते हो। उसे कहते हैं जी बाबा जी मैं यहाँ से आया हूँ, मैंने ये किया और अब मैं इस वजह से आ रहा हूँ। आप आहिस्ता थोड़ा बोलते हो, अल्फाज को क्लियर करके बोलते हो, क्योंकि उसको सुनाई कम देता है तो आपका एम्फेसिस ज्यादा होता है, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है तो आप शॉर्टकट नहीं मारते हो, आउटपुट भी करते हो, और अबव ऑल आप उससे ज्यादा लंबी बातें नहीं करोगे। हाल सुना की हाल चाल है बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ, इस तरह की बातें नहीं करोगे उससे, टू दी पॉइंट जाते हो आप मोस्टली, और फिर उसको बताते हो, कन्वर्सेशन को क्लोज करते हो, अपनी आउटपुट बताते हो। तो वो जो एक माइंडसेट डेवलप होता है ना उस बाबा जी से बात करने वाला, कंसीडर एंड पुट ऑल टुगेदर द रूल्स, जिसके अंदर आपने ये बताना है कि थोड़ा अपने सवाल का बैकग्राउंड होता है, फिर आपका सवाल क्या है, फिर आपको जवाब क्या चाहिए, फिर वो जवाब किस तरह से चाहिए। सो जीपीटी के जितने हमने कैरेक्टरिस्टिक बताए, इसे कहते हैं एनाटॉमी। आप देयर आर मेनी अदर वर्ड जिसके बारे में भी आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। अब हम आगे थोड़ा सा इसके एनाटॉमी को देख लेते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को। और मैं जीपीटी कह रहा हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सॉरी मैं ट्रैवल 2 दिन से कर रहा हूँ तो आई एम दैट अनएबल इज टू फाइन। फोकस एज वेल। और मेरी टोकनाइजेशन की लिमिट बहुत कम हुई है इस वक्त। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को इरफान ने बिल्कुल सही कहा। इंजीनियरिंग इसको अगर आप कहें ना कि ये आप एक्चुअली प्रोग्राम कर रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूजिंग योर वर्ड्स, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। अच्छा, अच्छे प्रॉम्प्ट की बहुत सारी खसूसियात हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं कि यार ये एनाटमी ऑफ प्रॉम्प्ट है, यानी कि एक प्रॉम्प्ट में क्या क्या बातें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इरफान ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, वो बाबा जी वाली, वो बड़ी फिट बैठती है। आपने बाबा जी से पूछना है, बाबा जी फ़र्ज़ करें कि आप एक बहुत अच्छे वकील हैं। अब बाबा जी फ़ौरन ना वकील के परसोना में आ जाएंगे। तो इसी तरह लार्ज लैंग्वेज मॉडल से भी जब आपने कोई काम करवाना होगा ना, आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कहोगे फ़र्ज़ करो कि तुम एक वकील हो। नाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल विल ट्यून इटसेल्फ कि मेरे से अब जो सवाल आएंगे ना वो सारे लॉ से रिलेटेड आएंगे, वो पहले अपनी तैयारी कर लेगा और आपको ज़्यादा अच्छी इनपुट देगा। तो किसी भी अच्छे प्रॉम्प्ट की सबसे पहली चीज़ है कि आप उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक कैरेक्टर में ले आएँ, एक पर्सनैलिटी में ले आएँ। सो द फर्स्ट थिंग, जो भी काम आपने करवाना हो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, सबसे पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल को वो पर्सनैलिटी दे दे। जैसे मैंने कहा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को फ़र्ज़ करो तुम एक वकील हो, आप उसे ये भी कह सकते थे फ़र्ज़ करो तुम एक डॉक्टर हो। आप उसे ये भी कह सकते थे फ़र्ज़ करो तुम एक डेटाबेस आर्किटेक्ट हो। आप उसे ये भी कह सकते थे तुम फ़र्ज़ करो तुम एक फार्मासिस्ट हो। सो यू सी, जिस रोल से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ना, आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को वो रोल असाइन करते हैं। सो ये सबसे पहली एनाटॉमी है जिसे हम कहते हैं सिम्युलेट पर्सोना, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को उस पर्सनैलिटी में ले आए। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपके प्रॉम्प्ट में होनी चाहिए कि अब आपने कहा कि फ़र्ज़ करो तुम वकील हो, मेरा ये काम है, बड़े तफसील से बताना है कि जी फ़र्ज़ करो कि तुम एक डेटाबेस आर्किटेक्ट हो, मैंने फ़लाँ एप्लीकेशन का स्कीमा बनाना है। या तुम एक डॉक्टर हो और मुझे काफ़ी देर से खांसी है और नज़ला है। या तुम एक एसईओ स्पेशलिस्ट हो और मैंने फ़लाँ चीज़ की एसईओ करनी है। यू कैन सी कि आप जितने क्रिएटिव हो सकते हैं उतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, पर्सनैलिटी असाइन की। उसके बाद आपने अपना जो मसला था, जो टास्क था, वो बताया। उसको टास्क को बताने के बाद फिर आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दोबारा बताना है कि अब ये टास्क करने के लिए अगर कोई स्टेप्स हैं कि मैंने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, वो आप तफसील से तोड़ के बताएं। जैसे इरफान ने कहा था कि बाबा जी को आपने आहिस्ता आहिस्ता बताना है, तेज़ नहीं बताना। तो इसी तरह लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बताओगे ना कि मैंने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे किया, मुझे समझ नहीं आएगी, जैसे बाबा जी को समझ नहीं आता। आपको कि पहले मैं इधर गया, फिर मैं वहाँ से उधर गया, फिर मैंने ये किया। अब आपने एक्सप्लिसिटली स्टेप बाय स्टेप बताया। यानी जैसे आपने कोई मैथ का सवाल हल कराना है कि वहाँ 10 बच्चे खेल रहे थे, 10 में से 5 बच्चे जो है वो उन्हें डांट पड़ी, वो घर को चले गए, और बाकी कितने बच्चे रह गए। तो अब आपने 3 स्टेप में उससे पूछा कि बाकी कितने रह गए। ठीक। तो ये जो टास्क है ना, उसको फिर आपने स्टेप बाय स्टेप बताना है। उसके बाद अगर कोई लिमिटेशंस हैं कि
आपने सिर्फ मैथ ही यूज़ करना है, या आपने सिर्फ लॉ की फ़लाँ किताब यूज़ करनी है, या आपने सिर्फ फ़लाँ चीज़ यूज़ करनी है, तो फिर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ना, उसमें वो लिमिटेशंस बड़ी एक्सप्लिसिटली आपने लिखनी है कि फ़लाँ फ़लाँ हमारे पास लिमिटेशंस हैं। इन्हें कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं, इसे कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं, इसे लिमिटेशन भी कहते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि आपने तफसील से बताना है कि इस हद में रहते हुए मुझे इस सवाल का जवाब दो, ठीक है। और उसके बाद आप उससे जो गोल अचीव करना चाहते हैं, जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, वो आपने बतानी है। और उसके बाद वो आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, आपको स्ट्रिंग में चाहिए, आपको टेबल में चाहिए, आपको और जेसन मैं कहना नहीं चाहता, वो लोगों को समझ नहीं आएगी। तो आपको जिस तरह वो आउटपुट चाहिए, आप फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कहोगे मुझे इस तरह चाहिए। तो ये जो सारे हैं ना कुछ इंग्रेडिएंट्स, पर्सनैलिटी असाइन की, टास्क बताया, टास्क को करने के स्टेप बताए, फिर कॉन्टेक्स्ट और लिमिटेशन बताई कि इस हद में रह के मैंने ये टास्क करना है। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि मेरा एंड गोल क्या है, मैं इसे अचीव क्या करना चाहता हूँ। और दूसरा फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आखिर में बताया कि जो तुमने जवाब देना है ना, वो बुलेट वाइज होना चाहिए, वो टेबल में होना चाहिए, वो पैराग्राफ में होना चाहिए, या वो पॉइंट वाइज होना चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनती हैं। जी इरफान, मेरा ख्याल है अब आपको बात समझाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ, मेरे ख्याल में आपने उसको बड़ा अच्छा रिलेट कर दिया। मैं अब ये बात ऐड करना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एक लेक्चर में ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी पढ़ाया। और ये आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, थोड़ा और पढ़ें, लिटरेचर स्टडी करें। जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसका पहले हाफ में हम अंदर जाएंगे, फिर हम आपको प्रॉम्प्ट लिख के दिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे और उससे बहुत कुछ क्रिएट करेंगे। ओके जी, आज का हाँ जी, आज की हमारी डिस्कशन क्लोज है। और अब हम अपने जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर हैं उन्हें इनवाइट करते हैं, जो कि इस सर्वर डिप्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ उनके पास हैं। सो आतिफ, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड इट्स लवली टू हैव यू। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को, स्टूडेंट को, और फिर थोड़ा सा इस प्रोफेशन के बारे में बताएं जिसमें आप हैं, और किस तरह ये प्रोफेशन जो है फिर उनको एआई में हेल्प आउट करेगा। थैंक यू डॉक्टर सिराज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आतिफ है और मैं फास्ट से पढ़ा हूँ, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, और मैंने ऑलमोस्ट लाइक फॉर द लास्ट 6 ईयर्स मैं मल्टीपल डोमेन्स में मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ जो है वो काम करता रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ आईटी, ठीक है। और मेरा स्टार्ट जब मैंने किया था तो मैंने स्पेसिफिकली डेटाबेस डेवलपर से किया था, क्योंकि मैं हमेशा एक नीश पकड़ता हूँ और उस नीश के अंदर जो है ना वो अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करता हूँ। तो एक डेटाबेस डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस कैसे चलते हैं, क्योंकि डेटा का दौर आने वाला था। और जब वो डेटा का दौर आया तो साथ ही एक और दौर भी आ गया, वो क्लाउड का दौर था, जिसने बहुत जल्दी जो है ना एक बूम कर लिया। तो उस टाइम पे एक फिजिबल डिसीजन ये था कि आई वुड शिफ्ट टूवर्ड्स, मैं शिफ्ट करूं क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ, ठीक है, जो कि एक बज़वर्ड और एक उस टाइम के ऊपर एक ऐसी चीज़ थी कि जिसके ऊपर कम लोग जा रहे थे। जैसे आज एआई जो है वो एक रियलिटी बन चुकी है, कुछ अरसे पहले एक बज़वर्ड था, इसी तरह क्लाउड में था। तो एट दैट टाइम इनिशियली मैंने उसके अंदर डाइव इन किया, और उसमें मैंने काफ़ी काम करने के बाद मैंने उसमें ये एक्सपीरियंस गेन किया कि देयर आर पीपल, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अभी भी स्ट्राइव कर रही हैं अपने AWS के ऊपर या क्लाउड के ऊपर जाने में, और वहाँ चले जाते हैं तो उनसे कॉस्ट कंट्रोल नहीं होती, वो वहाँ पर कॉस्ट नहीं कंट्रोल कर पाते, सर्वर्स नहीं बना पाते, एक हिचकिचाहट है क्लाउड में जाने के, सिक्योरिटी के मसले हैं, इस तरह से उनके कंप्लाइंस के मसले हैं, इस तरह की चीज़ें जो कि आगे किसी भी अच्छी एप्लीकेशन को क्लाउड पे जाने से रोकती है, किसी भी स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट क्लाउड से करने से जो है ना वो डराती है या उसको एक अनकंफर्टेबल फील कराती है। ये सारी चीज़ें थी, हैं और आगे भी कुछ अरसे तक रहेंगी। तो यहाँ पर मेरा काम ये होगा कि मैं आप लोगों को क्लाउड के साथ कंफर्टेबल करूँ, आपको सर्वर्स के साथ कंफर्टेबल करूँ, आप रिमोट सर्वर्स बना सकें, उनकी कॉस्ट को मॉनिटर कर सकें, वो कैसे चल रहे हैं ये देख सकें, आपका कोड जब उस पर रन हो रहा है तो क्या आगे आपके पास मैट्रिक्स हैं देखने के लिए। आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू थिंग्स हियर कि डिप्लॉयमेंट के बगैर बहुत मुश्किल है, और डिप्लॉयमेंट इज़ अ डिफरेंट फील्ड।
Atif is very talented person, alhamdulillah, and he has done great things in the field. और ये मेरा डायरेक्ट स्टूडेंट है जो सी और ट्रेनिंग प्रोग्राम पे भी है। आपने देखा होगा, इसकी एनर्जी लेवल से अंदाजा हो गया होगा कि इसको पकड़ना पड़ता है। तो वी नीड योर एनर्जी ब्रो, वी नीड योर एनर्जी, Very और positive वी energy. नीड few more many more videos from your side. Keep up the good work. Just make sure कि what we are going to design in term of deployment वो एक आम स्टूडेंट्स के लिए जिसका टेक के साथ बहुत कम ताल्लुक है, वहां से लेके एक एडवांस स्टूडेंट तक होगा। हमारा पूरा एआई का कोर्स एडवांस लेवल पे चलेगा, लेकिन डिप्लॉयमेंट में बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा क्योंकि बेसिक में डिप्लॉयमेंट नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल सो मैं कंटिन्यू थोड़ी देर के लिए मैं आपको माइक पे अकेला छोड़ूंगा क्योंकि आई नो जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ आप नहीं खुलोगे। सो डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू। Okay, great. So Irfan was here और आतिफ, इट्स ग्रेट टू हैव यू, क्योंकि पिछली बार भी हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्यूरीज आई थी उसमें से एक बड़ी क्यूरी ये थी कि यार आपने हमें ये एआई के सलूशन और मॉडल बनाने सिखा तो दिए हैं, इन्हें हमने चलाना कैसे है। तो वो समहाउ हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी और वो बेसिक कोर्स था, तो हमने बहुत सारी डिटेल हम डरते डरते ही लोगों को बताते थे कि यार उनको एटलीस्ट समझ में आ जाए। तो इस बार हम थोड़े से ज़्यादा एम्बिशियस हैं। आपने देखा होगा कि अब फ़िल्टर भी हमने थोड़ा सा बारीक किया और मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ भी बोल जाते हैं। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करनी चाहूँगा मैं। ऐड ये है कि ना, मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो ये होता है एक तो पेमेंट मेथड का, कि किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना या वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डालना पड़ता है। तो हम सबसे पहले तो ये इशू को एड्रेस करेंगे कि आप जो है ना एज अ स्टूडेंट हैं या आप किसी भी फील्ड में हैं, आप इंस्टेंटेनियसली ये अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। एंड सेकंड जो इसके अंदर आपके पास चीज़ आती है वो ये कि जितने भी अच्छे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो अपना एक फ्री यूजेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। वो ये समझते हैं कि हम जैसे ही जाएंगे अपना सर्वर क्रिएट करेंगे और हमें बिल होना शुरू हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को भी कैटर करेंगे। हो सकता है कि वो अलॉन्ग द वे कुछ जल्दी कर लें ताकि जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शुरू हो तो बहुत सारे बच्चे खुद ही जाके AWS पे अपने कुछ छोटे छोटे सर्वर्स क्रिएट कर सके और उनको कोई चार्ज ना पड़े। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं जो कि आपको क्लाउड पे जाने से रोक सकती हैं इनिशियली। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच आतिफ एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आवर डेवऑप्स लेक्चर ऑन AWS। तो AWS का बेसिक जो है वो होप टू स्केल बैच 2 का पार्ट है एंड लुकिंग फॉरवर्ड। और दरमियान में भी हम कहीं कहीं आपसे छोटी छोटी टिप्स जो हैं AWS और क्लाउड के बारे में लेते रहेंगे। तो आज का हमने जो ब्रीफ डिस्कशन की वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे की कि कैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम करते हैं। दीज आर बेसिकली जनरेटिव मॉडल। फिर हमने थोड़ा सा टोकनाइजेशन पे बात की और उसके बाद देखा कि किस तरह टोकन जो है वो एक्चुअली फंडामेंटल यूनिट है कंप्यूटेशन का किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल में। उसके बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल में हमने देखा कि उसकी एक लिमिट होती है जिसको वो प्रोसेस कर सकता है इनपुट को, उसको हमने कॉन्टेक्स्ट विंडो का नाम दिया। और उसके बाद हमने देखा कि अगर आपने यूज़फुल काम लेना है लार्ज लैंग्वेज मॉडल से तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट्स जो कि नेचुरल लैंग्वेज में होते हैं वो लिखने आने चाहिए। फिर हमने एक बिल्कुल बेसिक सा प्रॉम्प्ट जो है उसकी आपके साथ एनाटमी डिस्कस की कि एनाटमी का मतलब ये मुश्किल बड़ा लफ्ज़ लगता है एनाटमी, जैसे पता नहीं कितनी को खौफनाक बात है। इट्स नॉट, एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल कि एक अच्छे प्रॉम्प्ट के क्या अज्जा हो सकते हैं, इसी को हम एनाटमी कह देते हैं। तो हमने देखा कि आप उसको पर्सनालिटी में लेके आते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप टास्क देते हैं, आप अपनी लिमिटेशन बताते हैं और फिर आप ये भी उससे कहते हैं कि यार मुझे इस फॉर्मेट में काइंडली आउटपुट दे देना। तो जैसा कि इरफान ने कहा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रॉम्प्ट के साथ एक्चुअली विल डू आवर हैंड्स डर्टी और हम कुछ प्रॉम्प्ट लिखेंगे, कुछ काम करेंगे और उसके बाद फिर हम स्टेबल डिफ्यूजन जो है उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करेंगे और स्टेबल डिफ्यूजन के भी प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे और प्यारे प्यारे इमेजेस बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए थैंक यू वेरी मच और हमें दुआ में याद रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें इसी तरह एनर्जी देता रहे। तो जब हम लेक्चर पढ़ा के जाते हैं तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। सो बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक और कीप डूइंग द हार्ड वर्क। अल्लाह हाफ़िज़।